अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, जुल्म के ना ऑब्वियसली लेवल हैं, और जुल्म होता है जो इंसाफ के खिलाफ होता है, उसके ऑब्वियसली लेवल हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा? बुखारी 2447 सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। और एक आयत बताता हूँ, सूरह आल इमरान में, नहीं, सूरह हूद में, जालिमों पर अल्लाह की लानत है, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। अच्छा, जुल्म के बारे से ना एक दो बातें मैं अगली क्लासेस में करूंगा। कल एक पॉइंट लिखा था, कौन सा वाला? इनकम टैक्स वाला, ठीक है। एक और पॉइंट लिख के ना फिर एक सवाल करा देता हूँ। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3 समझाता हूँ पहले। पहले समझा रहा हूं फिर लिखवाता हूं। 31 दिसंबर 23 पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है, और वैल्यू इन यूज क्या है? वैल्यू इन यूज के अब से ऑनवर्ड अगर यूज को कंटिन्यू किया तो कितना कैश आएगा? 2024 में कितना, 2025 में कितना? हम यहां खड़े इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। कैश आएगा कहां से? मतलब इनफ्लोज में क्या क्या होगा? सबसे बात कर रहा हूं, होगी क्लास शुरू, एनएक वाले भी बगैर एनएक वाले, सबसे बात कर रहा हूं। ईयर एंड पे खड़े और यहां से ऑनवर्ड फ्यूचर कैश इनफ्लोज लेने हैं, तो कैश इनफ्लोज क्या होंगे? प्रोडक्ट जो बनाकर बेचेंगे। अच्छा, वैल्यू इन यूज, अगर यूज करेंगे तो ये कैश जनरेट होगा, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो जो पिछले सालों में यूज कर चुके, पिछले सालों में जो कैश आ चुका, वो क्यों नहीं काउंट कर लेते? वो तो मिल गया, हम कह रहे रिकवरेबल अमाउंट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो 2023 में सेल की थी, लेकिन ये सेल थी उधार पे, और इसका जो कैश आएगा वो 2024 में आएगा। तो अब जी, ये स्क्रीन ऑन नहीं है, वो स्क्रीन ऑन नहीं है। इसको पॉज करना। 2023 में गुड्स बना ली थी, सेल कर दी थी, उनसे पैसा 2024 में आएगा। तो वैल्यू इन यूज निकालते हुए 2024 के कैश फ्लोज में इसके पैसे करने शामिल, लेकिन आएंगे तो 2024 में। बेशक वो 2024 में आएंगे, लेकिन हम वैल्यू यूज निकालने के लिए कह रहे हैं कि अगर यूज होगा तो कितने पैसे आएंगे, तो वो तो पुराना यूज हो चुका। इसी तरह से मशीन इस्तेमाल हो गई थी और इससे गुड्स बन चुकी थी, बिकी नहीं थी, बिकी नहीं थी, बन चुकी थी, बिकेंगी वो 2024 में।
उनसे पैसा भी आएगा, तो वो 2024 के कैश फ्लोज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन यूज हो चुकी। एक चीज और, इस मशीन ने 2023 में जो प्रोडक्शन कर ली थी, वर्कर्स ने काम कर लिया था, उन वर्कर्स को पैसे अभी नहीं दिए हुए थे, वो पैसे उनको 2024 में देने हैं। तो उन वर्कर्स के पैसे यहां 24 के कैश फ्लोज में आउटफ्लो आएगा नहीं। तो इसके लिए अंग्रेजी में अर्थ किया है, पॉइंट 3 लिखवा रहा हूं। To avoid double counting, future cash flows shall not include. To avoid double counting, shall not include. Repeat कर रहा हूं, to avoid double counting, future cash flows shall not include. दोनों से सब पॉइंट 1, cash inflows from already recognized other assets, जिनकी अंग्रेजी इधर गिर गई, दोबारा बता रहा हूं। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड क्या? सब पॉइंट 1, कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अदर एसेट्स, और ब्रैकेट में इसकी मिसालें लिख लेना, डेटर, इन्वेंट्री, यानी जो हम ऑलरेडी बुक्स में डेटर रिकॉर्ड कर चुके, तो इसीलिए कर चुके ना कि सेल हो गई उनको, तो अब मशीन यूज हो ना हो, उनसे तो पैसे आने ही हैं। सब पॉइंट 2, कैश आउटफ्लो फॉर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज, और ब्रैकेट में इसकी मिसालें लिख लें, क्रेडिटर्स। और ये नाम बस याद कर लें, वैसे तो चांस नहीं है, हो सकता है कि एमसीक्यूज में टेस्ट हो जाए, हो सकता है, चांस नहीं है वैसे। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ये एफआर 2 में पढ़ेंगे जाके आप, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। हाँ वही पेबल के साथ ये भी मिसाल लिखवाई है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। चलें, ये पॉइंट 3 हो गया पूरा। यहां तक का एक सवाल और कर लेते हैं, सवाल लिखें। कॉस्ट ऑफ एसिड 180,000, 1,80,000। रेजिडुअल वैल्यू 5,000, रेजिडुअल वैल्यू 5,000। टोटल यूजफुल लाइफ 7 ईयर्स, 7 साल। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 21। On 31st December 23, asset was tested for impairment. 31 दिसंबर 2023 को asset was tested for impairment. In this respect, following information was available. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में एक हेडिंग दे लेते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो है फेयर वैल्यू 85,000 और इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट 10%।
और फिर हेडिंग दें वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कितने साल रह गए बाकी हैं? 1 जनवरी 21, 4 रह गए ना। 21 गया, 22 गया, 23 गया, तो 4 रह गए। इस हेडिंग में इंफॉर्मेशन देखें, ये मैंने हेडिंग दी, इसके काम की ये 2 चीजें थी, बता दी। अब ये हेडिंग दे रहा हूं, इसके काम की चीजें बताने लगा हूं। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज, एस्टिमेटेड कैश फ्लोज ओवर रिमेनिंग लाइफ, एस्टिमेटेड कैश फ्लोज ओवर रिमेनिंग लाइफ। कैश फ्लोज बताऊंगा ईयर 1 2 3 4 और आगे कैश फ्लोज बताता हूं। चार साल रह गए ना, तो 1 2 3 4 के कैश फ्लोज बताने लगा। इनफ्लोज, इनफ्लोज 50,000 60 नहीं 55,000। पहला बताया है 50 50,000, दूसरा 55,000 55,000, तीसरा 60,000 और चौथा 70,000। 50 55 60 और 70, 50 55 60 और 70, ये इनफ्लोज हो गए। आउटफ्लोज 25,000 30,000 35,000 और 45,000। 25 30 35 और 45। और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स 12,000 12,000। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स 12,000 एट एंड ऑफ लाइफ वाले, मतलब एट एंड ऑफ लाइफ। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 12,000। डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट 11%, 11%, 11। Asset was purchased, asset was purchased after obtaining a loan। एसेट लोन लेके खरीदा था, आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लोन। दिस लोन इज being repaid in annual installments of rupees 4,000 each, 4,000 each। This loan repayment is included in above outflows, है जी। बस थोड़ा सा रह गया सवाल, जाना घर जाना, थोड़ा सा रह गया सवाल। Inflows of year 1 include 5,000 रुपए, rupees 5,000 in respect of sales made in 2023, sales made in 2023। और चलें, बस आपसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। इम्पेयरमेंट लॉस करिए कैलकुलेट।
हाँ जी, कितना लॉस आया है आप बताएं ना।
अच्छा मैं सफर करूँ, मैं सॉरी सर। कितना है? डबल वन, बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, एफर्ट्स डन। ये जो बच्चे सुस्ती कर रहे होते हैं ना, सवाल नहीं कर रहे होते, पेपर में नहीं होगा बेटा ऐसे सवाल, लिख के सॉल्व किया करें। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? 85,000 माइनस 8500, 76500। ये तो सही होगी। वैल्यू इन यूज 1 2 3 4। कैश इनफ्लोज में जो पहले साल वाला है वो गलत है, उसमें 5000 शामिल है जो नहीं करना हमने शामिल, तो निकाल देते हैं 45। जो 50,000 ईयर 1 का दिया हुआ था उसमें तो वो 5000 इंक्लूडेड था जो 2023 की सेल से रिलेटेड है, तो वो नहीं होना चाहिए, तो निकाल दिया। ये जो बात यहां समझा रहा था, ठीक है। और अगले ईयर्स ठीक है, 55 60 70। आउटफ्लोज में क्या मसला है? लोन रीपेमेंट 4000 की वो हर साल शामिल की हुई है, वो नहीं लिखना होता। फाइनेंसिंग कैश फ्लो यानी लोन का लेना देना नहीं लिखना हमने इधर, तो उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। 25,000 में 4 फालतू शामिल है 21, 30 में 4 फालतू शामिल है 26, 35 में 4 फालतू शामिल है 31, 45 में 4 फालतू शामिल है 41। और एंड पे जब बेचेंगे 12,000 24 29 29 41। और डिस्काउंट फैक्टर 11% पे 0.01 7 0.659 2162 23 019। और इन चारों का टोटल कर लेंगे तो वैल्यू यूज बन जाएगी 93,392। बताएं जी, इस वैल्यू यूज में जो पूछना है, डिस्काउंट फैक्टर 10-20, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये जो राउंडिंग ऑफ की है ना यहाँ, इसकी वजह से फर्क आ सकता है, ज्यादा बड़ा फर्क है छोटा बड़ा फर्क है, डिपेंड करता है कि ये फिगर्स कितनी बड़ी, तो इसकी राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं। क्या 72 आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये 3 डेसिमल तक लिख लिया है ना, तो इसलिए ये राउंड ऑफ किया है, तो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई मसला नहीं है। कैश फ्लो में बताएं कोई परेशानी है तो। जो लोग ये डिस्काउंट फैक्टर ना लिखना चाहें, जिनको बुरा लग रहा है, तो वो इन फिगर्स को डायरेक्टली कैलकुलेटर पे डिस्काउंट करके यहां तक निकाल ले। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर का एक जादू बताता हूं, अगर आसान लगे तो बेशक वो कर लेना। डिस्काउंट फैक्टर ये कैसे निकाल रहे थे, इसको कह रहे हैं डिस्काउंट फैक्टर 1 प्लस, इस सवाल में आई कितना है? ये क्या चीज बन गई? 1.11। 9% होता तो 1.09। तो एक जादू बता रहा हूं, अगर आपको वो आसान लगे तो वो कर लेना। पकड़े कैलकुलेटर, 1 लिखे ना, 1 इक्वल वाले डिवाइड 1.11। अब आराम से प्यार से इक्वल दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं।
दोबारा 1 इक्वल डिवाइडेड बाय ये 1.11 और बस पर इक्वल दबाते जाए। अच्छा, ये हो गई वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और इनमें से रिकवरेबल अमाउंट बन गई 93390। 93390। कैरिंग अमाउंट कितनी? 1 1,80,000 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्शन 1 साल की कितनी, और कितने साल गुजर गए थे? 3। ये 105 बुक वैल्यू आ गई। तो इंपेयरमेंट लॉस है 1161, ये इंपेयरमेंट लॉस। ये कैरिंग अमाउंट ना निकली हो किसी से, कैरिंग अमाउंट किसी से नहीं निकली तो वो निकल जाए। IAS 16 में जवानी बर्बाद की आपने। 105। चले चौथा पॉइंट, चौथा तीसरा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट, फ्यूचर कैश फ्लोज की हेडिंग दी थी ना, तो उसमें अब चौथी बात करने लगा। पहले समझ लें, तीसरे साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट थी 500 और रिमेनिंग लाइफ रहती थी 4 साल। तो वैल्यू यूज के लिए क्या करेंगे, इन रिमेनिंग 4 साल के कैश फ्लोज की पीवी निकालेंगे। इसके कैश फ्लोज थे लेट्स से 120, 130, 80, 150, इनकी पीवी निकालनी थी। मैनेजमेंट ने प्लान किया हुआ है कि जब 7वां साल शुरू होगा तो हम इस एसेट पे पैसा खर्च करेंगे और इसकी अपग्रेडेशन कर लेंगे। उस पे 100 खर्च होगा, लेकिन उससे होगा ये कि एक तो लाइफ 2 साल बढ़ जाएगी और दूसरा 100 खर्च करने की वजह से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो 7वां वाला साल है इसमें 150 नहीं 180 मिलेगा, 130 मिलेगा और 110 मिलेगा। अभी यहां खड़े हैं, 4 साल रहते हैं बाकी, टोटल लाइफ 7 साल सोची हुई थी। उसी हिसाब से जैसे यहां 7 साल तो डेप्रिशिएट करते करते 500 तक पहुंचे हुए थे। 4 साल रिमेनिंग लाइफ थी, ये उसके कैश फ्लोज थे। लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट ने यह भी इरादा किया हुआ है कि जब 7वां साल शुरू होगा तो इसकी अपग्रेडेशन पे 100 खर्च करेंगे। उसकी वजह से लाइफ भी 2 साल बढ़ेगी और चूंकि कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो 7वें साल में इसकी बजाय ये नेट कैश आएगा और 8वें 9वें में ये आएगा। अब मेरा सवाल यह है कि हम ईयर 3 के एंड पे खड़े हैं, वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नीले वाले कैश फ्लोज या लाल वाले भी? लाल वाले भी, हाँ हाँ, मतलब लाल वाले भी से मेरी मुराद यह है कि 150 की जगह 180 आ जाएगा। तो ये भी साथ शामिल करें? नहीं, यूजफुल लाइफ बड़ी है तो हाँ आएंगे। अच्छा, जिनको लगते हैं नहीं आएंगे तो क्यों? जिनको लगता है नहीं तो क्यों नहीं? तो वो तो अगले 4 साल भी नहीं गुजरे, फ्यूचर ही तो है। हम कर तो फ्यूचर ही एस्टिमेट रहे हैं और कसम खाई भी है, कसम कि हमने ये अपग्रेडेशन करनी कमिटमेंट की। और एक बार कमिटमेंट कर लें तो खुद की भी नहीं सुनते। अपग्रेडेशन पे खर्चा करना है तो लाल कैश फ्लोज कंसीडर करने हैं कि नहीं? क्यों नहीं? 6 के एंड तक अभी हम यहां खड़े हैं, बेचेंगे किधर? वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल होती है। वैल्यू यूज है फ्यूचर कैश फ्लोज, अगर यूज करेंगे तो हाँ, यूज करेंगे तो ये भी तो अगले 4 साल 3 साल में आएगा। आखिर बात पूरी करिए।
मैं वैल्यू यूज पूछ रहा हूं ना बेटे कि वैल्यू यूज कैलकुलेट करते हुए हमने कैश फ्लोज की पीवी लेनी है ना, तो सिर्फ इन कैश फ्लोज की या इनको भी साथ शामिल करना है, ये पूछ रहा हूं। जितने साल रिमेनिंग है कितने? हाँ तो मतलब लाल वाले भी शामिल करने हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं जिनको लगता है नहीं करने हैं, तो नहीं की वजह जानना चाह रहा हूं। हाँ जी, क्या बात? इस एसेट की लाइफ में नहीं है? थोड़ा एक्सप्लेन करो इस बात को। जब इंक्रीज होगी तब कर लेंगे। हाँ जी, ये नहीं अभी नीले वाले क्या? देखें अभी कहीं रिश्ता भेजेंगे और बताएंगे कि 4-5 साल 7-8 साल 10 साल बाद सीए होगा, फिर सीए में फिर इतना तक कमाएंगे, तो इस इरादे वादे पे रिश्ता मिल जाए। अभी क्या औकात है? तो एसेट की अभी जो औकात है उसकी वैल्यू यूज निकाल रहे हैं। क्या ये अभी इंक्रीज्ड कैपेसिटी वाला है? तो फिर हम इंक्रीज्ड कैपेसिटी वाले बेनिफिट कैसे शामिल कर लें? तो हम इस वक्त जिस एसेट की बात कर रहे हैं वो 7 साल लाइफ वाला है, उसी हिसाब से तो डेप्रिशिएट होकर बुक वैल्यू निकली हुई है। अभी इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इस हैसियत वाला एसेट ये कमा के देगा। ये तो कमाएगा ही तब जब इसकी एसेट बढ़ जाएगी, जब ये अपग्रेड हो जाएगा। तो अपग्रेड तो हुआ ही नहीं अभी इस वक्त जिस कंडीशन में एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट, उसी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और उसी की वैल्यू इन यूज। तो इस फ्यूचर इंप्रूवमेंट को कंसिडर नहीं करना। हाँ जब हो जाती अपग्रेडेशन फिर वो इंप्रूव्ड एसेट बन गया होता, फिर तब की बात थी। अभी एसेट जिस कंडीशन में है उसके हिसाब से वैल्यू यूज निकलनी है। क्या हुआ? मैंने कब की अपग्रेडेशन? मैंने कहा अपग्रेडेशन की है? अभी इस वक्त हम यहां मौजूद हैं, यहां ये फ्यूचर है, प्लान है अपग्रेडेशन करेंगे, अभी की नहीं है, अभी तो यहां है हम। ये नहीं करने लाल वाले कैश फ्लोज लिखें अंग्रेजी। इस बात की अंग्रेजी लिखवा रहा हूं। अगर ये एग्जांपल पहले नोट कर रहे हैं तो चले नोट कर लें, फिर लिखवा देता हूं, नहीं तो पहले अंग्रेजी लिखवा देता हूं। चले पहले अंग्रेजी लिखवाता हूं। फ्यूचर कैश फ्लोज जी, चौथा पॉइंट बता रहा हूं। फ्यूचर कैश फ्लोज शैल बी एस्टिमेटेड, फ्यूचर कैश फ्लोज शैल बी एस्टिमेटेड फॉर द एसेट in its current condition. Therefore, future cash flows, shall not include, therefore future cash flows shall not include the cash inflows, include the cash inflows or outflows, the cash inflows or outflows that are expected to arise from, दो नुक्ते, सब पॉइंट 1। अच्छा सब पॉइंट 2 लिखवाऊंगा जो ये समझाया है, और सब पॉइंट 1 ना आपके लेवल का है नहीं, लेकिन एमसीक्यूज में हो सकता है टेस्ट, इसलिए बस अंग्रेजी लिख लें और ऐसी आंखें बंद करके यकीन लाके याद कर लेना। ये है सीफा 1 में जाके समझ आएगा। सब पॉइंट 1 फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर होता है ना स्ट्रक्चर, उसको आगे इंग कर दें, शुरू में री कर दें। रीस्ट्रक्चरिंग टू विच एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। सब पॉइंट 1 रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग टू विच एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। इस बात का थोड़ा सा मतलब FR 2 में समझ आएगा और ज्यादा मतलब जो है वो CFA 1 में। अभी बस रट्टा लगा लेना है सब पॉइंट 1 को। और सब पॉइंट 2 फ्यूचर सब पॉइंट 2 बता रहा हूं, फ्यूचर इंप्रूवमेंट और इन्हेंसमेंट
of assets performance, future improvement or enhancement of assets performance. ये जो सब पॉइंट 2 बताया ना, वो ये बताया कि जो हमने फ्यूचर में एसेट में अपग्रेडेशन करनी है, इसके कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को नहीं कंसीडर करना. ये वाली बात है जो मैंने पॉइंट 2 लिखा है. क्या जी? रिस्ट्रक्चरिंग से क्या मुराद है? क्या मुराद, क्या समझाया अभी? आगे जाके आएगा समझ. वैसे रिस्ट्रक्चरिंग होती है, फैक्ट्री में चेंजेस कर देते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, नया प्लांट लगा लिया, ये सब होता है. सब पॉइंट 2 जो लिखवाया है वो ये है जो समझाया था. सब पॉइंट 2 के लिए एक बात बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि हाँ ये तो अंडरस्टूड है तो ना लिखें, अगर लगे कि लिखना चाहिए तो लिख लेना. ये जो रिमेनिंग 4 साल रहते हैं, ये रिमेनिंग 4 नीले वाले, इनमें भी तो कुछ हो सकता है साल 2 साल बाद कोई ओवरहॉलिंग करना जरूरी होती हो, कोई पार्ट्स रिप्लेस करना जरूरी होते हो, तो वो कंसिडर करना है कि वो भी कंसिडर नहीं करना? नहीं करना. इन 4 साल में हो सकता है कुछ पार्ट्स भी रिप्लेस होने हो, तो 7 साल पूरे होने हो, तो वो भी कंसिडर नहीं करेंगे? वो तो करेंगे ना भाई. भाई वो करेंगे तो 7 साल पूरे होंगे ना, फिर तो लिख लेना चाहिए था. फिर तो लिख लें. ये सब पॉइंट 2 के लिए एक एग्जाम नोट बता रहा हूं. सब पॉइंट 2 के लिए एक एग्जाम नोट बता रहा हूं. डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द एसेट, डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द एसेट and necessary part replacements shall be included in outflows, because these are necessary to maintain the level of benefits, expected from asset in its current condition. Point 4 यही है. एक और लिख लें, छोटा सा पॉइंट, 5वां. ये इनको मिला के ना कल फिर मैं इसके पास से पढ़ के सवाल कराता हूं. बस एक दो पॉइंट इसके और हैं, बस फिर इसके ये वैल्यू यूज की प्रैक्टिस एग्जाम की, और बस फिर ये खत्म. फिर आगे मैं रिवैल्यूएशन मॉडल मिक्स करूंगा इसमें, है जी. 5वां पॉइंट लिखें, फ्यूचर कैश फ्लोज are based on budgets prepared by management. अच्छा, यहां तक की अंग्रेजी तो आपको खास तकलीफ नहीं देगी, आपको तो सवाल में गिवन ही होंगी. अब जो अगला सेंटेंस इसमें बता रहा हूं वो आपसे एग्जामिनेबल बात है. फॉर इसी में चल रही बात, फॉर प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लोस, यानी इसी में अगला सेंटेंस बता रहा हूं, पॉइंट 5 में ही अगला सेंटेंस बता रहा हूं. फॉर प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लोस, मैनेजमेंट may use a constant, increasing or declining growth rate. ये चीज एग्जाम में बिल्कुल हो सकती है, टेस्ट होती है. अब ये अंग्रेजी आपको तंग करती रहेगी जब तक आप इसका सवाल नहीं लिखेंगे. तो ऐसे इसका सवाल भी लिख लें, छोटा सा सवाल. चले जिसे लिखना लिखे, जिसे नहीं लिखना ना लिखे. रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट को 15-20 साल के 5 साल. रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट 5 years. रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट 5 years. एस्टिमेटेड नेट कैश इनफ्लो
एस्टिमेटेड नेट कैश इनफ्लो फॉर ईयर 1, एस्टिमेटेड नेट कैश इनफ्लो फॉर ईयर 1 70,000, 70,000। ईयर 1 का कैश फ्लो बताया नेट, यानी ईयर 1 कॉलम का टोटल करके एंड पे नेट बता दिया बस 70,000। इट विल इंक्रीज बाय 20% in year 2 and 15% in year 3. It will increase by 20% in year 2 and 15% in year 3. It will remain constant in year 4. It will remain constant in year 4. It will remain constant in year 4. But decrease by 10% in year 5. जी जी बिल्कुल, मुझसे रिकॉर्ड है। ये जो 1 2 3 4 5 हैं, ये कैश फ्लोज की अमाउंट क्या होगी? ईयर 1 वाला 70, ईयर 2 वाला 70 से 20% ज्यादा होगा, 70,000 से 20% ज्यादा 84। ईयर 3 वाला, अच्छा अब ये ईयर्स की प्रोजेक्शन हो रही है तो स्टेप है, यानी यहां से पहले ईयर 2, फिर ईयर 2 से आगे 3, तो ईयर 3 15% ज्यादा होगा किससे? इससे, तो 84,000 से 15% ज्यादा होगा 96600। ईयर 4 वाला कांस्टेंट होगा, यानी यही, और ईयर 5 वाला 10% कम हो जाएगा, किससे 10% कम? इससे 86। चलिए, अल्लाह हाफिज।